ओके जी, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने आइसोटोप्स को डिस्कस किया था, तो आज हम जो है वो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप्स के जो इस्तेमालात हैं वो कहाँ कहाँ पे और कैसे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो आइसोटोप्स हैं इनकी हमारी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगी के अंदर इसकी बड़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, इसको काफ़ी जगह पे अप्लाई किया जाता है। और हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, कुछ शोबे हैं जिनके अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेडियोथेरेपी। सिंपल इसको हम जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी कह सकते हैं, यानी स्पेशली हम कैंसर के इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रेडियोथेरेपी है दैट इज़ अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द रेडियो इज़ ड्राइव फ्राम रेडिएशंस एंड थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। ठीक है जी, तो रेडिएशंस, शुआएँ, ट्रीटमेंट, इलाज। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं शुआओं के ज़रिए, तो वो क्या कहलाता जी? रेडियोथेरेपी। तो कहता है कि अगर तो हो आपको स्किन कैंसर, अगर जिल्द का कैंसर है, चले उससे पहले जो है वो हम कैंसर की बात कर लेते हैं कि अगर बायोलॉजी को इधर यहाँ पे देखा जाए तो बायोलॉजी में जो बात कही जाती है कि जी एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। कहता है अब किसी एबनॉर्मल तरीके से अगर सेल्स तकसीम होते जाए, दैट इज़ लिटरली कॉल्ड कैंसर, हम कैंसर कहते हैं। तो अगर तो स्किन का कैंसर है तो उसके लिए हमारे पास P32 दैट इज़ फास्फोरस, P रिप्रेजेंट्स फास्फोरस, वो 32 वाला जो उसका आइसोटोप है। इसके अलावा ये SR दैट इज़ स्ट्रॉन्शियम जो 90 है, वो वाला आइसोटोप। इनको हम इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं स्किन के कैंसर के लिए, जिल्द के कैंसर के लिए। अब ये जो दोनों आइसोटोप्स हैं, कहता है कि इनमें से होती हैं बीटा रेडिएशंस, इस बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा रेडिएशंस। ठीक है जी, वो 3 तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। और से तब फिजिक्स में आपने बात कंसर्न किया हो। कहता है ये जो दो आइसोटोप्स हैं इनमें से बीटा रेडिएशंस मिट होती हैं, खारिज होती हैं, और ये लेस पेनिट्रेटिंग है। जिसमें जो इसकी और बात की जाती है, कहता है कि ये क्या होती हैं, बीटा मेडिसिन क्या हैं, लेस पेनिट्रेट है, मतलब ये इतनी ज़्यादा इनकी पावर नहीं है पेनिट्रेट करने की, दाखिल होने की, किसी चीज़ में एंटर होने, किसी मीडियम में एंटर होने की। और ऐसा कि अगर ये तो अभी हमने बात की ना स्किन कैंसर के लिए, कहता है अगर आपको बॉडी में, जिस्म में कहीं कैंसर है, तो उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट 69। ठीक है जी, अगर बॉडी के अंदर कहीं जिस्म के अंदर की कैंसर, उसके लिए कोबाल्ट 69 यूज़ करते हैं। बिकॉज ये जो कोबाल्ट 69 है, COBALT, कोबाल्ट जो है ये इमिट करता है जी गैमा रेडिएशंस। ठीक है जी, क्या करता है गैमा रेडिएशंस, और ये हाईली पेनिट्रेट होती हैं, ये पेनिट्रेट कर सकती हैं, दाखिल हो सकती हैं, किसी मीडियम में दाखिल हो सकती हैं। इनकी जो पावर है वो ज़्यादा होता है, दैट इज फ्रॉम कोबाल्ट। उसी तरह बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कहता है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ठीक है जी, ट्रेसर यानी किसी चीज़ को ट्रेस करना, उसको जानना कि वो कहाँ पे है, ट्रेस करना। फॉर डायग्नोसिस का मतलब होता है डायग्नोस करना, पहचान करना, उसके बाद मेडिसिन। अच्छा, देखते हैं द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज एज ट्रेसर्स। कहता है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनमें से कुदरती तौर पे शुआएँ खारिज होती हैं। ठीक है जी, रेडियो आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनमें से कुदरती तौर पे शुआएँ खारिज होती हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ट्रेसर के तौर पे मेडिसिन के अंदर, तिब के अंदर, टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पे कोई ट्यूमर तो नहीं बना हुआ, मतलब ट्यूमर बना हुआ है, कहीं कोई रसोली बनी हुई है, तो वो कहाँ पे बनी हुई है, उसको ट्रेस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131, ये जो आयोडीन 131 है, इसके जो आइसोटोप्स है, कहते हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस के लिए ऑफ गॉइटर थायराइड ग्लैंड। कहते हैं ये जो हमारा गला होता है, ठीक है, हमारी जो नेक है, गला है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। इसमें अगर कहता है गॉइटर हो जाता है, ठीक है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, चेक करने के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टेक्नीटियम जो है, दैट इज़ टेक्नीटियम,
इसको हम इस्तेमाल करते हैं बोन ग्रोथ को, अगर हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ है उसकी जो नशोनुमा है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेक्नीशियन। थर्ड वन इज़ आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एनिमल। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे फॉसिल्स का जिक्र किया गया है, तो कहता है कि जो पौधे या जानवर मर जाते हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो हमें उनकी जो बचा हुआ मटेरियल पीछे बचता है, किसी जानवर की बात कर लें तो उसकी हड्डियाँ हो सकती हैं, ऐसा कोई दरख्त हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है, तो जिस तरह की चीज़ें हैं वो कहलाती हैं फॉसिल्स। ठीक है जी। फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स, कोई मरे हुए पौधे हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, या इसके अलावा पत्थर वगैरह हो सकते हैं, वो भी फॉसिल्स में काउंट होते हैं। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि उन जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है, वो चेक करने के लिए, उसको जानने के लिए हम जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो होता है कुछ यूँ है कि अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और उसकी हाफ़ लाइफ चेक कर लेते हैं कि उसकी आधी उम्र कितनी है, वो कितनी देर में आधी उसकी अमाउंट रह जाती है, तो हम उस तरह से फिर वो जो फॉसिल्स हैं उनकी एज भी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फॉसिल्स बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिविटी ऑफ 40 इज कॉल्ड। कहता है कि हमारे पास एक पुराना तरीका है कि अगर आपने कोई पुरानी चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बन पाई जाती है, ठीक है, तो चूँकि जो कार्बन का जो 14 वाला आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है, तो आप इस C14 वाले आइसोटोप की मदद से आप जो है वो उसकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस फिनोमेना को हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कहता है कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड एलिमेंट टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। कहता है जो रेडियो आइसोटोप्स हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ताकि आप चेक कर सकें कि उस रिएक्शन में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको चेक कर सकें, और इसके अलावा आप उसकी जो साख्त है उसको भी जान सकें। मिसाल के तौर पे ये जो कार्बन 14 वाला आइसोटोप है इसको हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को उसको नाम देने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहते हैं इसको पौधे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज। तो इसकी जो हरकत है ये डिटेक्ट हो जाती है, इसकी मूवमेंट का हमें पता चल जाता है किसके ज़रिए, उसके अंदर मतलब ग्लूकोज के बनने के दौरान जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स से हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एप्लीकेशन पावर जनरेशन कहता है कि जो हम पावर जनरेट करते हैं, बिजली जहाँ पे बनती है वहाँ पे इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट कहता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है जी। एक क्लोज मीडियम होता है, ठीक है जी, क्लोज्ड मीडियम होता है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको हमको नाम देते हैं, उस रिएक्टर के अंदर, रिएक्टर का मतलब क्या है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्टर केमिकल रिएक्शन करवाने वाला, और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस को जो है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो कहता है कि वहाँ पे हम कंट्रोल्ड, अपने सिस्टम सारा हमारे कंट्रोल में होता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वहाँ पर हम करवाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो यूरेनियम 235 वाला इज़ बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। कहता है अगर आप यूरेनियम 235 वाले के ऊपर न्यूट्रॉन्स गिराएं उसके ऊपर आहिस्ता से, द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक, तो ये जो यूरेनियम है कहता है ये ब्रेक होगा, टूटेगा, तो प्रोड्यूस क्या बनेगा, बेरियम 13956 एंड क्रिप्टन 9436, मतलब जिसको एटॉमिक मास बताया हुआ, और साथ में क्या होंगे 3 न्यूट्रॉन्स खारिज होंगे, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। कहता है ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसको हम जो निकलेगी इसको हम कन्वर्ट करते हैं टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इनटू। कहता है इस एनर्जी की मदद से हम पानी को किस में कन्वर्ट करते हैं, भाप के अंदर। वो जो बॉयलर्स होते हैं जहाँ पे पानी गर्म हो रहा होता है, बेसिकली ना, एक टरबाइन होती है, वो टरबाइन चलती है, उसके चलने से फिर वो स्टीम प्रोड्यूस होती है, फिर उस स्टीम की मदद से हम वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो स्टीम है वो क्या करती है, टरबाइन को चलाती है, क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। दिस इज़ पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ। तो कहता है ये हमारी कौम के लिए जो है वो एक एनर्जी को जो है इस्तेमाल करके तो एक अच्छा जो है अच्छी तरीके से इसको हम बेनिफिट इसका ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें दोबारा से इसको देख लेते हैं कि यूरेनियम था 23592 वाला, उसके ऊपर हमने न्यूटन्स उसके ऊपर बम्बार्ड करवाए, न्यूटन्स उसके ऊपर फॉल करवाए, गिराए उसके ऊपर, तो यूरेनियम ब्रेक हुआ तो क्या बना, एक बेरियम, दूसरा क्रिप्टन, और साथ में 3 न्यूटन्स खारिज हुए, साथ में एनर्जी। इसी एनर्जी को हमने इस्तेमाल किया पानी को
गर्म करने के लिए पानी को गर्म किया तो स्टीम बनी, फिर उस स्टीम की मदद से हमने टरबाइन चलाई, टरबाइन चली तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हुई। तो कहता है ये हमारी नेशन के लिए, हमारी कौम के लिए एक बड़ा बेनिफिट है कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली को बनाने के लिए। तो ये थी जी हमारे पास यूजेज। इन यूजेस को आपने मुकम्मल जो है वो तैयार करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग राइट। ओके जी।